नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बुढ़ानिया। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुढ़ानिया पॉलिटी पर। प्यारे बच्चों, आपने कहावत हमेशा सुनी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। यानी आपकी संगत कैसी है, आपकी संगति कैसी है, ये आपके फ्यूचर पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मैं सज्जन और दुर्जन की संगति एक ऐसे उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं जो अपने लाइफ में बड़ी ही काम आएगी। संस्कृत में कहते हैं कि सत्संगति करोति किम न करोति पुंसाम, अर्थात सज्जनों की संगति क्या क्या नहीं करती है। यानी सज्जन और दुर्जन की संगति की तुलना दोपहर के पूर्व की छाया और दोपहर के बाद की छाया से मैं करने जा रहा हूं। दोपहर के पूर्व की छाया दुर्जन की छाया होती है, जबकि दोपहर के बाद की छाया सज्जन की छाया होती है। यानी दोपहर के पूर्व की छाया जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, छाया कम होती जाती है। यानी दुर्जन की संगति वक्त के साथ साथ दोस्ती कम होती जाती है। और दोपहर के बाद की छाया सज्जन की संगति मानी जाती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ छाया की लंबाई बढ़ती चली जाती है। आपकी गति हमेशा फूलों के समान होनी चाहिए। फूलों की दो ही गति होती है। फूल या तो अपने पौधे के साथ ही मुरझा करके नष्ट हो जाते हैं, या देवता या किसी महापुरुष के चरणों में नवाजे जाते हैं। फूलों की कभी तीसरी गति नहीं होती। इसलिए अपने चारों ओर का वातावरण ऐसा कीजिए जो बड़ा ही सौहार्दपूर्ण हो, बड़ा ही प्रेम पूर्वक हो, अच्छा हो, जो आपके लिए दुनिया तरह से आपके व्यवहार के लिए दुनिया हमेशा याद करे। कहते हैं महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। हम इतना प्यार बिखेर देंगे दुनिया में कि मौत के बाद मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए, और ऐसे व्यवहार वाला व्यक्ति हमेशा ही उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलिए अपने टॉपिक की ओर आते हैं। आज का ऐसा टॉपिक मूल अधिकार। ऐसा टॉपिक, आप कोई भी जनरल स्टडी का पेपर दीजिए, चाहे आपका पेपर पूरे इंडिया में किसी स्टेट, प्रांत या केंद्र शासित में हो, अगर जनरल स्टडी का है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यह टॉपिक आपके सिलेबस में न हो। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपके सिलेबस में रहेगा। इसलिए एक बार इस टॉपिक को बहुत गहराई से तैयार कर लीजिए और इसके बाद आपके मेमोरी में स्थायी रह जाए। इसलिए वीडियो को बार बार रिवाइज से सुनते रहिए और समझते रहिए, ताकि ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो एजुकेशन में गुणवत्ता नहीं आएगी। इसलिए गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आगे सुधारा जा सके। चलो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। मूल अधिकार, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, यानी मूल अधिकार मूल संविधान का भाग है। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है, अर्थात मूल अधिकारों के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकारों का वर्णन 23 अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है, क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब वह अनुच्छेद 300 में सिर्फ कानूनी अधिकार है।
तो इन मूल अधिकारों का हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार की फीचर्स यानी विशेषताएं क्या है, ये कहां से लिए गए, इत्यादि सारी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार यानी वो अधिकार जो मनुष्य स्वीकार करता है, समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू कर देता है, ऐसे अधिकार मूल अधिकार बन जाते हैं। यानी समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, व्यक्ति के दावे होते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और जो राज्य मान्यता प्राप्त होते हैं। किसके दावे होते हैं? व्यक्ति के दावे हैं, समाज स्वीकार करता है, समाज इसे स्वीकार करेगा और राज्य लागू करेगा, ये मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी मूल अधिकारों की अगर परिभाषा पूछे, मूल अधिकार क्या है? ये व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है, ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अगर मूल अधिकारों का थोड़ा सा दुनिया में इतिहास देखा जाए, इनकी हिस्ट्री देखी जाए, तो मूल अधिकारों के बारे में अपने को डीपली नॉलेज मिलेगा। आपने सुना होगा महान अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। महान अधिकार पत्र 1215 ईस्वी सन में सबसे पहले ब्रिटिश राजा के समक्ष ब्रिटिश लोगों ने 1215 में काफी अधिकार लेकर के इन अधिकारों की मांग की थी। इसलिए महान अधिकार पत्र, बहुत सारे अधिकार थे, इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है महान अधिकार पत्र। यानी 1215 में ब्रिटिश राजा के समक्ष ब्रिटिश लोगों ने कुछ अधिकार मांगे थे, इन्हें महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। ये इसकी शुरुआत है। आपने फ्रांसीसी क्रांति सुनी होगी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति के लोगों ने अधिकार प्राप्त करने का दावा किया था और फ्रांसीसी क्रांति में संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, इन लोगों ने अधिकारों की मांग की थी और इनकी बात मान करके संवैधानिक प्रावधान अधिकारों के बारे में किया था। तो 1789 था। उसके बाद दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका, और अमेरिका के संविधान में 1791 में पहले 10 संशोधन किए थे। 1791 में कहा? यूएसए में प्रथम 10 संशोधन, प्रथम 10 संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मूल अधिकारों को संविधान में लागू कर दिया जाए, संविधान का हिस्सा बनाया जाए। इन्होंने ये तय किया था, मूल अधिकार संविधान का भाग हो, संविधान का भाग हो। ये अमेरिकी संविधान में पहले जो 10 संशोधन है, एक साथ किए गए थे 10 संशोधन। इन 10 संशोधनों में
मूल अधिकारों के बारे में कहा गया कि मूल अधिकार संविधान का भाग होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार प्रश्न आता है, अनेक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की गई। सार्वभौमिक मानवाधिकार इन अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो ये तो है पूरे संसार में मूल अधिकारों का इतिहास। यानी सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया, महान अधिकार पत्र, यहां अधिकारों की बात आई थी। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति में संवैधानिक प्रावधान कर दिया मूल अधिकारों के या अधिकारों के बारे में। इसके बाद अमेरिकी संविधान में जो 1791 में एक साथ 10 संशोधन किए थे, पहले 10 संशोधनों में मूल अधिकार को संविधान का हिस्सा, पार्ट बनाया जाए, ये बात अमेरिकी संविधान में लागू कर दी गई थी, जोड़ दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की। मनुष्यों के लिए कुछ अधिकारों का प्रावधान किया गया। ये पूरी दुनिया में मूल अधिकारों का थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन अपने को भारत में मूल अधिकार कैसे आए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कैसे जोड़े गए, भारत के बारे में भी अपने को जानकारी लेनी है। यानी भारत में अधिकार किस प्रकार कैसे कैसे आए भारतीय संविधान में। भारत में मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान है, वो कैसे कैसे प्रावधान आया। जब अपने संविधान पढ़ा था तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक में जो बात रखी थी, वहां मूल अधिकारों का प्रावधान था। तो भारत में देखा जाए नंबर 1 पर 1895 का स्वराज्य विधेयक, 1895 का स्वराज्य विधेयक, यानी स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की बात हुई थी। संविधान विधेयक में मूल अधिकारों की बात हुई थी कि मूल अधिकार होने चाहिए। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट हमने विस्तृत पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट कब बनी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीयों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान कर दिया जाए। फिर उसके बाद संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। तो मूल अधिकार के लिए समिति, इसके बाद 3 नंबर पर मैं कहता हूं मूल अधिकार के लिए समिति, मूल अधिकार के लिए समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकारों की समिति बनाई गई थी। तो इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकारों की एक समिति बनाई गई, सरदार पटेल के नेतृत्व में। इन मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई और इस उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को रखा था। मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई, उप समिति किसके लिए? मूल अधिकारों के लिए। मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई। अध्यक्ष कौन था इसका? मूल अधिकारों के लिए उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को मूल अधिकारों की समिति के लिए
अध्यक्ष बनाया गया, यानी जेबी कृपलानी को मूल अधिकारों की समिति के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भारत में मूल अधिकारों का ये इतिहास है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से चरण आए, जिन चरणों के माध्यम से मूल अधिकार जोड़े गए। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक पेश किया था 1895 में, उसमें मूल अधिकारों की बात कही गई। नेहरू रिपोर्ट आपको डीपली पढ़ाया था, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में बनी, उनमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। और संविधान में संविधान सभा के लिए समितियां बनाई गई, उनमें मूल अधिकारों की समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था, जबकि मूल अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को रखा गया था। तो ये मूल अधिकारों का भारत में इतिहास। आपके दिमाग में एक प्रश्न बार बार आता होगा, तो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, दो प्रकार के अधिकार हैं, एक तो मूल अधिकार और एक कानूनी अधिकार। इनमें क्या अंतर है? मूल अधिकार और कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार, क्या ये समान है, क्या ये असमान है? अगर असमान है तो कैसे, किस प्रकार से ये असमान है, इनकी चर्चा यहां पर मैं एक डायग्राम के माध्यम से करने जा रहा हूं। यहां अपने क्लियर कर लेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं मूल अधिकार, मूल अधिकार, ये मूल अधिकार है, और यहां है कानूनी, इन्हें कानूनी भी कहेंगे, और विधिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार और मूल अधिकार। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समान है या क्या असमान है? बहुत ज्यादा अंतर है। पहला अंतर मैं बताने जा रहा हूं कि जो मूल अधिकार है, इनकी गारंटी और सुरक्षा संविधान खुद देता है, यानी इनकी गारंटी व सुरक्षा, गारंटी और सुरक्षा संविधान स्वयं देता है, जो कोर्ट के माध्यम से इनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान सुरक्षा की गारंटी खुद देता है। और इनकी जो गारंटी है वो व्यक्ति खुद को जाना पड़ता है, खुद की गारंटी नहीं है। इनकी सुरक्षा कानूनी प्रावधानों के द्वारा होती है। कैसी सुरक्षा होती है? सुरक्षा कानूनी प्रावधानों के माध्यम से इनकी सुरक्षा होती है। इनकी गारंटी खुद संविधान, कोर्ट, और इनकी कानूनी सुरक्षा लेनी पड़ती है, खुद सुरक्षा नहीं है। ठीक है। नंबर 2 अंतर, अगर इनके परिवर्तन को देखा जाए, परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन हो सकते हैं। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके, और वो भी विशेष बहुमत से परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन कैसे हो सकता है? संविधान संशोधन के द्वारा। और यहां अगर परिवर्तन देखा जाए तो संसद साधारण विधि से, यानी साधारण विधि का मतलब साधारण या बहुमत भी मैं बोल दूं, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से सीधा संशोधन कर सकती है। इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसमें साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। ये संसदीय विधि द्वारा समाप्त या कम नहीं किए जा सकते। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है संसदीय विधि द्वारा
समाप्त समाप्त या कम समाप्त या कम नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। और इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। यानी विधिक अधिकारों को विधिक अधिकारों को समाप्त चाहे कम समाप्त और कम किया जा सकता है, किया जा सकता है। इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है, इन्हें कम भी किया जा सकता है। चौथा जो अंतर है, मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत। और यहां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय। यानी हाई कोर्ट में यहां नहीं जाया जा सकता है। इस पर आपातकाल में पांचवा अंतर है, आपातकाल में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति लगा सकता है। इस पर कभी भी हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है, आपको पहले से नॉलेज न हो इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है। मूल अधिकार जो मूल संविधान में है, अमेरिका से लिए गए मूल अधिकार, इसकी गारंटी खुद संविधान लेता है। इनकी गारंटी स्वयं कानूनों के माध्यम से ली जाती है, संविधान गारंटी नहीं देता है। मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन के द्वारा। लेकिन जो कानूनी और विधिक अधिकार है, इसमें संसद साधारण विधि, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों को संसदीय विधि के द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता और न कम किया जा सकता है, जबकि इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में परिवर्तनीय है, यहां पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही परिवर्तनीय है, अन्य में नहीं। ठीक है, जैसे मैं कानूनी मूल अधिकार तो यहाँ अपने डीपली पढ़ेंगे, 2-4 अनुच्छेद लिख करके कानूनी अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 क में जोड़ दिया, ये कानूनी अधिकार बन गया। अनुच्छेद 265 जो टैक्स से संबंधित है, ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 ये टैक्स से संबंधित है, ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 326 25 कह दो, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि कोई धर्म, जाति, गोत्र, लिंग आदि का हो, वोटर लिस्ट में अपना उसका नाम जुड़वा सकता है। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, ये सारे के सारे अनुच्छेद कानूनी अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, उनको अपने डीपली पढ़ेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। तो ये थे मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में कुछ अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं, विशेष लक्षण या विशेषताएं। तो कोई भी टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक के लक्षण और विशेषता को अच्छी तरह से तैयार कर ले तो वह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मूल अधिकारों की विशेषताएं आगे बढ़ेंगे। मूल अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार क्या है? सीमित है। पहली विशेषता का मतलब यह है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकारों की अपनी एक सीमा है, निश्चित
क्राइटेरिया है, उन सीमा से बाहर नहीं जा सकती, निश्चित एक संख्या है। और मूल अधिकार कभी भी निरंकुश और अबाधित नहीं है। निरंकुश और अबाधित नहीं है। मूल अधिकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये संविधान के दायरे में बंधे हुए होते हैं और ये अबाधित है, किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकते। तो पहली विशेषता। दूसरी है मूल अधिकार प्राकृतिक। दूसरी विशेषता है मूल अधिकार प्राकृतिक यानी गणितीय है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार प्राकृतिक और गणितीय है। प्राकृतिक व गणितीय। गणितीय का मतलब है कि मूल अधिकारों की एक निश्चित सीमा है, मूल अधिकारों की एक निश्चित संख्या है, मूल अधिकार उस संख्या से बाहर नहीं जा सकते। कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। निश्चित है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। हमेशा आप पढ़ोगे कि मूल अधिकार व्यक्ति के पक्ष में, राज्य के विरुद्ध है, लेकिन कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के भी विरुद्ध माने जा सकते हैं। कुछ मूल अधिकार राज्य के अलावा व्यक्ति के भी विरुद्ध है। तीसरी विशेषता, कुछ मूल अधिकार राज्य के अलावा व्यक्ति के भी विरुद्ध है। ध्यान से देखा जाए तो सीधा आपने समझ नहीं आता है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं इस लाइन को कि मूल अधिकार हमेशा किसके विरुद्ध माने जाते हैं? किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध माने जाते हैं। राज्य के विरुद्ध का मतलब यह है कि जब भी अपने मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपने कोर्ट में जा सकते हैं, यानी राज्य अपने मूल अधिकार नहीं छीन सकता। इसलिए व्यक्ति के होते हैं मूल अधिकार, राज्य के विरुद्ध होते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के भी विरुद्ध है। इसका मतलब यह है अपने दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, दूसरे व्यक्ति के अधिकार नहीं छीन सकते। जैसे आपको मैं बताऊंगा, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये 3 अनुच्छेद है, ये व्यक्ति के भी विरुद्ध है, यानी छुआछूत नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। एक व्यक्ति दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, छोटे बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, तो ये व्यक्ति के विरुद्ध हो गया। तो मूल अधिकार मूलतः आपको यही याद रखना है, राज्य के विरुद्ध है। लेकिन कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के भी विरुद्ध है। व्यक्ति के विरुद्ध कौन से हुए? अनुच्छेद 17, 23 और 24। व्यक्ति के विरुद्ध का मतलब क्या है? एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या है? अगर राज्य अपने अधिकारों को छीनता है तो अपने कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के भी कुछ अधिकार विरुद्ध हो सकते हैं। अगली चौथी विशेषता है आपातकाल में निलंबित। चौथी है आपातकाल में निलंबित। आपातकाल में निलंबित हम आगे पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों को सीधा निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है। तो ओनली आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, वैसे निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। 5वीं विशेषता है मूल अधिकार स्थायी नहीं है।
इस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं कि संसदीय प्रक्रिया से मूल अधिकार संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान में संशोधन तो हो सकता है। संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को बदला जा सकता है। ध्यान ये रहे कि मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है, अस्थायी है, यानी परिवर्तन हो सकता है, साधारण नहीं। संविधान संशोधन करके परिवर्तन है, संविधान संशोधन से परिवर्तन हो सकता है। और वो भी परिवर्तन कैसा? मूल ढांचा, जो संविधान का आपको मूल ढांचा बताएंगे, मूल ढांचा नहीं बदल सकता, नहीं बदला जा सकता, मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। तो नेक्स्ट विशेषता है मूल अधिकार स्थायी नहीं है, मूल अधिकार अस्थायी है। छठी विशेषता मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ध्यान रखें, अगर कभी ऑप्शन ये आ जाए कि मूल अधिकार, एक ऑप्शन ए में तो आ जाए नकारात्मक और बी में आ जाए सकारात्मक और दोनों ने दिया हो, तो अपने को मूलतः नकारात्मक करना है, क्योंकि मूल अधिकारों की प्रकृति मूलतः नकारात्मक है, गौणतः सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब सरकार के लिए नकारात्मक है, सरकार के लिए नेगेटिव है। तो मूल अधिकार नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। 14, 15, 16, 20, 21, यानी जो नेगेटिव नकारात्मक मैं कह रहा हूं, नकारात्मक वाले अनुच्छेद कौन से हैं? 14, 15, 16, 20, 21 डैश 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 आदि। इसका मतलब यह है किसके लिए नकारात्मक है? सरकार के लिए नकारात्मक है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, हमें कानून के समक्ष समानता नहीं दी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार के लिए नकारात्मक हुआ, इसलिए मूल अधिकार मुख्यतः नकारात्मक है, लेकिन मूल अधिकार सकारात्मक भी है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार सकारात्मक भी है। सकारात्मक मूल अधिकारों में कौन कौन से मुख्य आ जाएंगे? अनुच्छेद 19, 25 से 28, अनुच्छेद 19 और 25 से 28, ये सकारात्मक। 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये पॉजिटिव है। तो अगली विशेषता थी नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, लेकिन मुख्यतः ध्यान रखें नकारात्मक और गौणतः सकारात्मक। अंतिम विशेषता मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता, यानी ये जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ये कहे भी मैं मूल अधिकार छोड़ सकता हूं, नहीं, मूल अधिकार त्यागा नहीं जा सकता, मूल अधिकार छोड़े नहीं जा सकते। ये एक विशेषता है कि विदेशियों को भी मूल अधिकार है, जो विदेशी है उनको भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसे लोगों को 2 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 14, 20, 21 कौन कौन से? 14, 20, 21 व 23 से 28। 14, 20, 21, 23 से 28 कितने हो गए? 9 मूल अधिकार विदेशियों को भी है। तो प्रश्न ये आए, क्या भारतीय संविधान में विदेशियों के लिए मूल अधिकार है? हाँ, विदेशियों के लिए मूल अधिकार है, लेकिन सभी नहीं, ओनली 9 ही अनुच्छेद है। कौन कौन से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये और 3 ये 6, 3, 9 मूल अधिकार विदेशियों को भी है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज आई है मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं, मूल अधिकारों की एक निश्चित सीमा है। मूल अधिकार गणितीय है, प्राकृतिक है, यानी मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में ही है। मूल अधिकार
राज्यों के अलावा व्यक्ति के भी विरुद्ध माने जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, 24 व्यक्ति के भी विरुद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता, सिर्फ आपातकाल में ही हटाया जा सकता है, आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, मतलब परिवर्तन हो सकता है। कब? संविधान में संशोधन करके परिवर्तन हो सकता है। मूल अधिकार नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक अनुच्छेद 14, 15, 16, 20, 21 और सकारात्मक 19, 25 से 28। मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, त्याग नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। और एक विशेषता और है कि विदेशियों को भी, 8वीं विशेषता है कि विदेशी लोगों को भी 9 मूल अधिकार दिए गए हैं। 9 कौन कौन से? 14, अनुच्छेद 14, 20, 21, 23 से 28, 23 से 28। तो ये मूल अधिकार विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज आई। मूल अधिकारों की हमने पढ़ी विशेषता, मूल अधिकारों की विशेषताएं। विशेषता के बाद अब मैं संक्षेप में मूल अधिकार बताने जा रहा हूं। ऊपर से बहुत बार डीपी ने होकर के छोटा छोटा प्रश्न ही आ जाता है, अपना वो सही होना चाहिए। मूल अधिकार संक्षेप में मैं बताने जा रहा हूं। तो मूल अधिकार कहां से लिए? यूएसए से ग्रहण किए गए। कहां से ग्रहण किए गए? यूएसए से ग्रहण किए गए। दूसरा प्रश्न, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 3। तीसरा प्रश्न, कौन से अनुच्छेदों में है? मूल अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35। 32 से 35 टोटल कितने अनुच्छेदों में है? 23 अनुच्छेदों में है। और मूल अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब यह है कोर्ट में जा सकते हैं। वाद योग्य का मतलब है न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। मूल अधिकार वाद योग्य है, कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो उद्देश्य क्या है मूल अधिकारों का? मूल अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मूल अधिकारों का उद्देश्य माना जाता है। अब जो मेन टॉपिक है उनमें अपने आ रहे हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार मूल संविधान में दिए और किस प्रकार अपने को अध्ययन करना है। मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35। 12 से 30 व 32 से 35। सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 12 बहुत बार प्रश्न आता है, बार बार ये रिपीट होता रहता है। अनुच्छेद 20 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 20 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य, आपको फिर बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहते हैं, देश को राज्य नाम से संबोधित करते हैं। राज्य में क्या क्या चीज आएगी? राज्य की कौन कौन सी परिभाषा है? तो राज्य में कौन सी चीज आएगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब संसद। संसद राज्य में शामिल है, केंद्र सरकार। दूसरा है
राज्य सरकार, राज्य सरकार यानी राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका यानी विधानसभा। नंबर 3 स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में जैसे पंचायत, पंचायत ग्रामीण के लिए पंचायत और शहर के लिए नगर पालिका आदि, नगर पालिकाएं आदि, और बोर्ड आदि के अधिकारी, बोर्ड आदि के प्राधिकारी, बोर्ड आदि के प्राधिकारी। प्राधिकारी, यहां प्राधिकारी का मतलब है, मैं बताने जा रहा हूं भी कोई कानून बनाने के लिए आदेश दे सकता है, उसे प्राधिकारी शब्द के लिए शामिल किया जा सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कानून निर्माण के लिए आदेश दे सकता है, नियम बना सकता है या उपदेश दे सकता है, वो प्राधिकारी में शामिल हो जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य किसको कहते हैं? इन सभी को मिलाकर के राज्य कहते हैं। इन टोटल को मिलाकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, बोर्ड आदि के अधिकारी। इनके साथ साथ छोटी छोटी चीजें और बता रहा हूं, जैसे एलआईसी है, एलआईसी है राज्य में आएगी, एलआईसी आएगी। जैसे ओएनजीसी है, भारतीय जो तेल निगम है, वो भी राज्य में शामिल हो जाएगी। यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो भी राज्य में आएगा। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू करता है तो वो भी राज्य के अंदर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब एक न्यायालय के रूप में न होकर प्रशासनिक रूप में काम करता है, वो भी राज्य में आ जाएगा। थोड़ा सा ये याद रखना है, राज्य में क्या क्या नहीं आता, राज्य में कौन सी चीज नहीं आती। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है, और राज्य प्रशिक्षण संस्थान है, वो राज्य में नहीं आएंगे। और निजी विश्वविद्यालय भी राज्य में नहीं आएंगे, ठीक है। और न्यायालय, कोर्ट भी नहीं आएगा। दोबारा बता दूं, कोर्ट राज्य में कैसे आएगा? कोर्ट राज्य में जब प्रशासनिक काम कर रहा है तो राज्य में आएगा, बल्कि सामान्य राज्य में नहीं आएगा। तो महत्वपूर्ण चीज राज्य की परिभाषा, ये राज्य की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है अनुच्छेद 12 में। अब अनुच्छेद 13 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 को प्रत्येक चीज को आप डीपली सीखना है अपने को। अनुच्छेद 13, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 12 से शुरू करना है, तो 12 ये हो गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 ये है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून या कम करता है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को से असंगत हो। 13 क्या कहता है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को असंगत करे। यानी 13 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्य ऐसा कोई कानून या कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को असंगत करे। यानी 13 बड़ा महत्वपूर्ण है। जो अपने मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13(2) में, अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखिए, संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं है। ये जरूर ध्यान दें,
संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, यूएसए से संविधान में लिया गया। फिर आपके दिमाग में आएगा तो न्यायिक पुनरावलोकन जब संविधान में नहीं है तो अमेरिका में कैसा लिया? थोड़ी सी बात बताऊं, अमेरिका के कोर्ट का एक केस है ये 1803 का बारबरी 1803 का बारबरी बनाम मेडिसिन केस कब का है? 1803 का दिया गया है। ठीक है। और न्यायाधीश मार्शल था, उन्होंने संविधान में पुनरावलोकन शब्द परंपरा के आधार पर जोड़ दिया। इसलिए अमेरिका में भी यहां से इस केस के बाद आया, मूल संविधान में वहां भी नहीं था, इस केस में आया था। बारबरी बनाम मेडिसिन केस 1803 न्यायाधीश मार्शल ने इसकी वकालत की थी। तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अब अनुच्छेद 13 में अपने को 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। अनुच्छेद 13 में 3 महत्वपूर्ण बात यहां पर सीखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(1), 2 और 3 इसमें है संविधान पूर्व विधि। 1 में क्या है? संविधान पूर्व विधि, जो संविधान बना था उससे पहले की विधि। इसमें क्या है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, ये क्या है? इसमें एक में संविधान पूर्व विधि और इसमें है संविधान पश्चात विधि। संविधान पश्चात विधि, इसमें क्या दिया है? पृथक्करण का सिद्धांत। और यहां विधि की परिभाषा दी गई है। यहां विधि शब्द क्या है? ठीक है, ये बताई गई है विधि की परिभाषा। यहां विधि की परिभाषा बताई गई है। फिर मैं बता दूं कि अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन ये जो संविधान पश्चात विधि। अब ये आएगा कि संविधान पूर्व, संविधान बना था 26/1/1950 को। 26/1/1950 को। संविधान पूर्व विधि आच्छादन का सिद्धांत क्या है या ग्रहण का सिद्धांत क्या है? दोबारा बताऊं, संविधान पूर्व विधि में 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत ये है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को बना। उसके बनने के बाद ऐसा कोई कानून आ जाए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, उस पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाएंगे। जैसे ये तो पहले वाला कानून है, ये मूल अधिकार का कानून है, ये हो गया आच्छादित। ठीक है। ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से विरुद्ध हो, वो कानून उस पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाएंगे। ये आच्छादन का सिद्धांत है। लेकिन बाद में वही कानून, अगर कोई कानून ठीक होकर के मूल अधिकारों के साथ मिल जाए, अच्छा लगे, तो उसे ग्रहण भी किया जा सकता है। यह है आच्छादन का सिद्धांत। एक है संविधान पश्चात विधि। संविधान बना था 26 लागू हुआ था 26/1/1950। यहां भी लागू होने की बात कर रहा हूं मैं। 1950 के बाद कोई ऐसी विधि जो इनके साथ टकरा जाए, जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं यहां संविधान पश्चात विधि में। एक कोई 1945 में कानून बना, 1945 में कानून बना है और संविधान लागू हुआ 1950 में।
वह कानून 1950 के लागू होने के बाद यहां बीच में आ गया, विवादित हो गया, और उस कानून का एक भाग विवादित हो गया, न कि पूरा पार्ट, पूरा कानून। तो सिर्फ उस भाग को ही हटाएंगे, पृथक करेंगे। दोबारा बताऊं, 1945 में बनाया गया कानून और 1950 के बाद बनाए गए कानून में अगर विवाद हो जाए तो हटेगा कौन सा? 1945 का वही भाग हटेगा जो यहां पर विवादित है, पूरा भाग नहीं हटेगा, उसका कुछ पृथक हो जाएगा। यह है संविधान पश्चात विधि। तीसरा है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा में आदेश भी आएगा, और नियम भी आएगा, नियम भी आता है, उप नियम भी आता है, उप नियम भी आएगा, और रूढ़ी भी आती है, रूढ़ी, और प्रथा भी आएगी। शॉर्ट में ये समझना है विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है। अलग अलग कोर्ट के केस में विधि की परिभाषा की अलग अलग व्याख्या की गई है। तो आज का ये मैटर अनुच्छेद 13 तक इतना ही, बहुत महत्वपूर्ण। अपने वीडियो में 2-3 पार्ट बनेंगे मूल अधिकारों से संबंधित, इसलिए आप जरूर देखिए। आज के टॉपिक में इतना ही। कहते हैं कुछ शर्फिरों का तो फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं, समझ लेना गरीब है। अरे हंसने हंसाने से कौन सी बंदिश, हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।